ओम केयर एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा पार्ट है पिछले वीडियो का। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ये जल्दी वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो इसको शुरू करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस हमने किए थे पिछली वीडियो में। ये 31st क्वेश्चन है अपना। किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 3500 सुअरों की मौत हुई है? तो ये बहुत चर्चा का विषय था। तो यहाँ पे इसका आंसर है असम में। ये बहुत चर्चा में था। तो इसको हम समझते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है और ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है, इस बात को हम समझेंगे। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो स्वाइन फीवर पहली बात तो आप जान लीजिए, ये जो है स्वाइन फीवर, ये हमने सुना है इसी के जैसा एक और नाम भारत में जो है 2015 में एक बीमारी आई थी, इसी के जैसे मिलता-जुलता नाम है स्वाइन फ्लू। तो ये स्वाइन फ्लू जो है 2015 में इसका प्रकोप हुआ था इंडिया में। वैसे ये 1911 से पेंडेमिक डिजीज जो है घोषित हुई है। तो ये स्वाइन फीवर है और ये है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फीवर जो है, ये पहली बात तो आप जान लीजिए, ये एनिमल्स में जो है फैलता है। इससे इंसानों को खतरा नहीं है। मतलब ये है कैसे डिजीज, ये नॉन जूनोटिक डिजीज है। मतलब इसमें प्राणीजन्य रोग नहीं है, इसमें प्राणियों को नुकसान नहीं है। इससे जो है एनिमल्स को नुकसान होता है। तो ये नॉन जूनोटिक है, नॉन जूनोटिक डिजीज है। जबकि ये स्वाइन फ्लू जो है जूनोटिक डिजीज है, प्राणीजन्य रोग है, जो एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलता है। तो इसके बारे में यदि बात करें, स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस इसका वाहक है, एक फ्लू है जो है सूअरों से फैलता है। और ये स्वाइन फीवर जो है ये एनिमल्स में जो है फैलता है। इससे एनिमल्स को नुकसान होता है, जो है सूअरों को। तो ये नॉन जूनोटिक डिजीज है और ये जूनोटिक डिजीज है। तो इसके कारण 3500 सूअरों की मौत इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है, इसको समझते हैं हम। तो ये पहली बात तो आप जान लीजिए, स्वाइन फीवर जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लासिकल स्वाइन फीवर और एक होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो यहाँ पे मैंने बात की है अफ्रीकन स्वाइन फीवर की। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 3500 सूअरों की जो मौत हुई है, ये सरकार ने आदेश दिए थे 3500 सूअरों को मारने के। इसके पहले क्लासिकल स्वाइन फीवर से जो सूअर जो है इफेक्टेड थे, उनको सरकार ने 1300 सूअरों को मारने के आदेश दिए थे। अब ये आदेश इसलिए दिए गए थे कि बाकी सूअर और बाकी एनिमल्स इससे प्रभावित ना हो। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से अफेक्टेड जो पिग्स थे, उनको मारने के आदेश दिए गए थे। तो इसमें इतनी बात आपको जानना है कि ये एनिमल्स से इंसानों में नहीं फैलता है, जबकि ये स्वाइन फ्लू जो है इंसानों में भी फैलता है। ये जूनोटिक डिजीज है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपको जानना जरूरी है। अब ये इतनी ज़्यादा चर्चा का विषय क्यों है, जब ये इंसानों में फैलता नहीं है? इस कारण से इतना ज़्यादा ये चर्चित क्यों है? तो इसलिए चर्चित है क्योंकि इससे जो है, ये सूअरों की मौत से हमारी जो है इकोनॉमी में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अब कैसे? तो ये असम जो है, जो सूअरों का पालन होता है, उसमें भारत में सर्वाधिक यहाँ पे सूअरों का पालन होता है। मतलब यहाँ पे जो सूअरों से जो पोर्क, मतलब सूअरों का जो मांस है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है।
तो असम जो है मेन सुअर पालन के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा सुअर पालन यहीं पे होता है। 6.5 जो मिलियन टन यहाँ पे पोर्क का जो है प्रोडक्शन होता है। और यदि वर्ल्ड में बात किया जाए तो चीन जो है इस मामले में टॉप पे है। तो असम में सर्वाधिक इसका पोर्क का प्रोडक्शन होता है। 1 बिलियन डॉलर का व्यापार जो है पोर्क पे डिपेंड करता है, इसलिए जो है ये इतना ज़्यादा ये विषय चर्चा में है। और इसमें यदि बात किया जाए कंजम्पशन की, मतलब भारत में पोर्क का सबसे ज़्यादा उपभोग कहाँ होता है, तो इधर नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा उपभोग भी इसका होता है। कंजम्पशन सबसे ज़्यादा 65% कंजम्पशन पूर्वोत्तर राज्यों में होता है इसका। यदि उत्पादन की बात किया जाए तो यहाँ पे पोर्क का उत्पादन जो है 4.26 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। तो इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ये अतिरिक्त यदि असम राज्य की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात की जाए तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क ये जो है आपको मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ इससे रिलेटेड बात, असम से रिलेटेड। यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है टी प्रदीप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में। यहाँ पे निक्की भी इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, निक्की एशिया पुरस्कार या निक्केई एशिया पुरस्कार ये जापान द्वारा दिया जाता है। 3 कैटेगरी में निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कैटेगरी में टी प्रदीप को मिला है, जो एक भारतीय है। इन्हें क्यों मिला है इस फील्ड में? तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इनको मिला है। एक तकनीक इन्होंने विकसित की है नैनो टेक्नोलॉजी से, जल के शुद्धिकरण को शुद्धिकरण करने के लिए एक तकनीक विकसित की है, उसके लिए इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कैटेगरी में निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया है। और इसके अतिरिक्त यदि राम प्रसाद ये कड़ेल जो है, इनको जो है कल्चरल सांस्कृतिक कैटेगरी में, सांस्कृतिक श्रेणी में इनको दिया गया है निक्केई एशिया पुरस्कार। ये जो है ये नेपाल के हैं। एंथोनी की बात की जाए तो इनको दिया गया है इकोनॉमिक श्रेणी में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और ये जो है मलेशिया के हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है निक्केई एशिया पुरस्कार। ये जापान द्वारा दिया जाता है 1996 से इन कैटेगरी में। इतनी बातें आपको याद रखना है। टी प्रदीप के बारे में आपको ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि ये भारत के हैं, आईआईटी मद्रास से के ये एक साइंटिस्ट हैं। इनको साइंस और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है। यदि इस ऑप्शन की बात की जाए तो मैंने इनके बारे में पिछले वीडियो में बताया हूँ। इनको जापान का ही एक सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये दिया गया है। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं। तो इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट के लिए आइडियाथन का आयोजन किया है? तो ये मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। अब ये क्या है आइडियाथन? तो यहाँ नाम से स्पष्ट है, फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, मतलब एक कैंपेन टाइप का इस जल शक्ति मंत्रालय ने चलाया है
कि रिवर मैनेजमेंट के लिए रिवर मैनेजमेंट का फ्यूचर किस तरीके से हो, उसके लिए लोगों से आइडियाज़ जो है आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं सभी लोगों से। और आइडियाज़ की एक तरह से आप समझ सकते हैं दौड़। तो आइडियाज़ सबसे इनोवेशन आइडिया विचार अपने-अपने माँगे हैं ये जल शक्ति मंत्रालय ने। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि आइडियाथन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने जो है आयोजित किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको आपको पता होना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजस्थान से है। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, मतलब पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। गृह मंत्रालय आपको पता है गृह मंत्री अमित शाह है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। आइडियाथन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संस्था ने ई कोब सेंस नामक एक बायो सेंसर विकसित किया है? तो ये संस्था है NIAB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसने एक जो है इलेक्ट्रॉनिक कोविड सेंसर विकसित किया है जिसका नाम है ई कोब सेंस। तो ये जो है कोरोना वायरस को जो है जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, तुरंत ही इसका पता चल जाता है इससे। एक तरह का ये बायो सेंसर है, इस संस्था ने इसको विकसित किया है। इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नागरिकों को मुफ्त में बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। तो इसमें पहला राज्य इस तरह का काम इसमें किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा नागरिकों को मुफ्त में बीमा योजना उपलब्ध कराने का कार्य। तो इस बीमा योजना का नाम है वहाँ पे जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं उनके नाम से जो है जो व्यक्तित्व थे उनके नाम से इस योजना का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। तो ये इस योजना को जो है बीमा योजना को महाराष्ट्र में मुफ्त में जो है सब उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है महाराष्ट्र को ये बीमा से संबंधित बात है। तो बीमा को रेगुलेट करने का कार्य जो है कौन सी संस्था करती है, इसमें आपको ध्यान रखना है IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो ये जो संस्था है ये बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने का कार्य करती है, पॉलिसी धारक की सुरक्षा आदि जो है कार्य जो ये संस्था करती है। तो इसको जो है IRDA एक्ट 1999 के द्वारा जो है लाया गया था, एक्ट के द्वारा लाया गया था। मतलब ये कैसी है, एक सांविधिक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है, ये आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष जो हैं सुभाष चंद्र खुंतिया है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अधिक संक्रमण क्षेत्रों के त्वरित व रसायन मुक्त कीटाणु शोधन हेतु यूवी ब्लास्टर टॉवर विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो ये जो है विकसित किया गया है
पहली बात तो इसमें आप जानिए कि ये इसमें मैंने प्रश्न में ही सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। अधिक संक्रमण क्षेत्रों के त्वरित व रसायन युक्त कीटाणु शोधन मतलब डिसइंफेक्शन के लिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये यूवी रेडिएशन से जो भीड़ वाले इलाके हैं उनको जो है डिसइंफेक्शन करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए एक तरह का टावर लगाया जाएगा, जिससे वो आसपास का एरिया जो है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो इस को जो है विकसित किया है डीआरडीओ ने। इसको आपको याद रखना है, डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है यूवी ब्लास्टर टॉवर को। तो अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र और को जो है त्वरित और रसायन मुक्त करने के लिए यूवी ब्लास्टर अल्ट्रावायलेट रेज से आसपास का जो एरिया है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो इसमें इतनी बात आपको याद रखना है। डीआरडीओ की यदि बात करें तो डीआरडीओ के अध्यक्ष डीआरडीओ के जो हेड है वो जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी हैं जो रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी होते हैं, जो डीआरडीओ के हेड होते हैं। तो ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की एक लैब है, उसके द्वारा ये जो है यूवी ब्लास्टर टॉवर बनाया गया है। लास्टेक करके एक लैब है, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, तो उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। मतलब एक एरिया को सैनिटाइज टाइप करने के लिए ये यूवी ब्लास्टर टावर को बनाया गया है। बाकी इन संस्थाओं के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात कर लिया है कि ये जो है मेडिकल फील्ड की जो है सबसे सर्वोच्च संस्था है। CSIR साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में सर्वोच्च संस्था है। 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई है। शांतिस्वरूप भटनागर जी द्वारा इसकी स्थापना हुई है। ICMR की यदि बात करें 1911 में इसकी स्थापना हुई है। इसका पहले नाम IRFA था, इसको 1949 में ICMR नाम दिया गया है। तो ये जैव चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है और ये साइंस और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। यदि IIT बॉम्बे की बात करें तो IIT बॉम्बे ने एक रूहदार वेंटिलेटर विकसित किया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में। पृथ्वी के चुंबकीय मंडल का अध्ययन करने के लिए एक आयामी वन डायमेंशनल द्रव सिमुलेशन कोड, लिक्विड सिमुलेशन कोड विकसित किया है। तो ये किसने किया है? तो ये भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ने इसको विकसित किया है। तो यहाँ पे ये दो भारी भरकम शब्द हमें मिल रहे हैं, चुंबकीय मंडल एक तो आपको समझना जरूरी है, और एक ये वन डायमेंशनल लिक्विड सिमुलेशन कोड क्या है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये वन डायमेंशनल ये थोड़ा नया दिख रहा है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे किसी भी वन डायमेंशनल लिक्विड सिमुलेशन कोड क्या है, कोई भी चीज़ यदि वास्तविक रूप में बनाई जाती है उसके पहले एक आभासी मॉडल जो बनाया जाता है कंप्यूटर वगैरह के द्वारा। जैसे कोई भवन बनाना है या कोई गाड़ी वगैरह जो कोई कंपनी बनाती है, तो वो भूकंप, जैसे भवन की बात की जाए तो ये अर्थक्वेक मतलब भूकंप से भूकंप रोधी है। या यदि गाड़ी की बात किया जाए तो ये जो है इसमें क्या क्या बचाव है या सुरक्षा है या क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं। तो इसके लिए बार बार जैसे यह एक्सीडेंट वगैरह रोधी है, क्या इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, तो उसके लिए वह बार बार जो है उसका एक्सीडेंट वगैरह करा के, और यदि उसका परीक्षण किया जाएगा तो इससे नुकसान होगा। तो इसलिए उसका बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा जो है पहले से आभासी रूप में एनालाइज किया जाता है
वास्तविक रूप में लाने से पहले उसको आभासी रूप में जो है पहले ही उसका मॉडल बना लिया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा। तो वो एक तरह का सिमुलेशन कोड कहलाता है, एक आयामी सिमुलेशन कोड कहलाता है। तो इसकी स्टडी के लिए जो है, अब यहाँ पे स्टडी किस चीज़ की जा रही है, मैग्नेटोस्फेयर की, मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय मंडल है उसका जो है एक आभासी मॉडल बनाया जाएगा, अध्ययन किया जा रहा है। तो ये आप मोटा मोटा इसके बारे में समझ चुके होंगे। एक तरह का किसी भी चीज़ को यदि मूर्त रूप देना है उससे पहले ही उसका एक आभासी रूप बना के देख लेना पहले से ही कि ऐसा ऐसा होगा, तो उसको वन डायमेंशनल लिक्विड सिमुलेशन कोड कहते हैं। तो ये मैग्नेटोस्फेयर का स्टडी करने के लिए ये वन डायमेंशनल लिक्विड सिमुलेशन कोड बनाया जा रहा है। ये आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये मैग्नेटोस्फेयर के बारे में थोड़ा समझते हैं। मैग्नेटोस्फेयर क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा हमें पता है ये नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल होता है। और इसमें यदि मैग्नेटिक पोल की बात किया जाए तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा ये विपरीत होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। तो यहाँ से जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट होता है, तो इसमें काल्पनिक कुछ रेखाएं माना जाता है, एक तरह का यहाँ क्षेत्र काम करता है। तो वो क्षेत्र किस तरीके से कार्य करता है, तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब ये जो चुंबकीय विकिरण होती है, मैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं, वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा होती है, वो चुंबकीय फ्लक्स मतलब यहाँ पे जो बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ होती है। तो यहाँ पे एक तरह का ये फील्ड जो क्रिएट होता है, ये पूरा मैग्नेटोस्फेयर कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो यहाँ से जो जो चुंबकीय मंडल है, ये जो है सूर्य की अ, सौर पवनों से जब संपर्क में आता है, तो यहाँ पे एक धनुष के आकार की चमक उत्पन्न होती है, जिसको बो शॉक कहते हैं। यहाँ कई लेयर्स होती हैं सन की भी। तो सन का ये जो हिस्सा होता है बीच में, हीलियोस्फेयर कहलाता है, जहाँ पे उसका प्रकाशित भाग होता है। सबसे ज़्यादा चमत्कार जो जो चमकने वाला भाग होता है, वो हीलियोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद जो है हीलियोपॉज कहलाता है, जिसमें प्रकाश जहाँ पे इसका नहीं पहुँचता है। और उसके बाद वाले जो एरिया होता है उस जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता, और यहाँ से ये जो सौर पवनें जो चलती हैं और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर से जब टकराती हैं, तो यहाँ पे एक प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है धनुष के आकार की, जिसको बो शॉक कहते हैं। ये भी टर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया मैग्नेटोस्फेयर, पृथ्वी का मंडल, और इसमें जो है सन से रिलेटेड आपने कुछ बातों को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे 2020 का पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ये है नहीं दिया गया है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो है इनको नहीं दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर ये है, मतलब इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इनको आपको याद रखना है। ये डार यासिन, चन्नी अहमद और मुख्तार खान। पहली बात तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। पहली बात तो जर्नलिज्म के फील्ड में ये दिया जाता है।
मतलब ये तीनों व्यक्ति जो है ये क्या है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार है। तो इनको जो है फोटोग्राफी की कैटेगरी में इन तीनों को जो है ये दिया गया है। इन्होंने इस तरीके से ऐसी अद्भुत फोटोग्राफी की है जिनके लिए ये पत्रकारिता की फील्ड में इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो डार यासिन जो है जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक अद्भुत तरह की जो पत्थरबाजी की सीन को जो है उन्होंने क्लिक किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। ऐसे ही ये भी हैं चन्नी अहमद, इन्होंने अभी वहाँ का एक फ़ोटो जो है क्लिक किया है। और ये जो बीएसएफ जवान का इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक किया है वहाँ पे भारत पाकिस्तान की सीमा में। और ये भी जो है इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक किया है वहाँ के जम्मू कश्मीर में, और पत्थरबाजी के टाइम का ही है, एक बच्ची का फ़ोटो है। तो यहाँ पे तीनों को जर्नलिस्ट हैं और फोटोग्राफी के लिए इनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि इस ऑप्शन की बात की जाए तो ये जो यावन फोरल है, यावन फारोल, तो इनको जो है 2020 का प्रित्जर अवार्ड जो है दिया गया है। पुलित्जर अलग है और प्रित्जर अलग है। ये आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाता है, मतलब वास्तु निर्माण से संबंधित। ये प्रित्जर अवार्ड अलग है, ये यावन फरोल को दिया गया है 2020 का प्रित्जर अवार्ड। और इन तीन व्यक्तियों को, डार यासिन, चन्नी अहमद और मुख्तार खान को पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। लॉकडाउन के दौरान झारखंड ने हाल ही में कौन सी रोजगार योजना शुरू की है? तो ये तीनों योजनाएं जो है झारखंड ने शुरू की है। अब इस लॉकडाउन के दौरान जो है झारखंड को ये योजनाएं क्यों शुरू करना पड़ा, तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे आप पहली बात तो जान लीजिए, ये तीनों जो योजनाएं हैं ये जो है बिरसा हरित योजना जो है अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, मतलब वन वनीकरण से रिलेटेड है, मतलब पौधे लगाने से संबंधित है। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की बात की जाए तो ये जल संरक्षण से संबंधित है, मतलब तालाब वगैरह खोदना और पोखर वगैरह बनाना, और मतलब कुल मिला के जल संवर्धन, जल संग्रहण की बात से की गई है उसके लिए। और इसमें वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना जो है स्पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें, इस योजना में जैसे स्टेडियम वगैरह, खेल मैदान वगैरह, इनको जो है बनाया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये तीन योजनाओं के माध्यम से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लाया जाएगा। तो इस लॉकडाउन के दौरान इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी झारखंड को? तो वैसे तो सभी पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी समस्या इस टाइम पे और ज़्यादा बढ़ेगी, बट ये झारखंड में ज़्यादा क्यों जो है इन्हें लॉकडाउन के दौरान ही इन योजनाओं को चालू करना पड़ा? तो आप ये जान लीजिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी करके रिपोर्ट आई है जिसमें झारखंड में बेरोजगारी दर्ज की गई है। 47.1% जो बेरोजगारी है भारत में, सर्वाधिक झारखंड में जो है दर्ज की गई है 47.1%। और यदि भारत की औसत बेरोजगारी की बात करें तो 23.5% है भारत की, इस रिपोर्ट में आया है सामने। 23.5% औसत बेरोजगारी है और 47.1% यहाँ पे सर्वाधिक झारखंड में बेरोजगारी है। इस कारण से एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ाने के लिए इन्होंने इन योजनाओं को चालू किया है। तो इन तीनों योजनाओं को आपको ध्यान रखना है, झारखंड ने चालू किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शराब पर विशेष कोरोना शुल्क के रूप में कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि की है दिल्ली ने? तो ये 70%, ये जो है कई दिनों से ये बात जो है चर्चा में देख रहे हैं कि यहाँ पे
लिकर पर जो है विशेष शुल्क दिल्ली में लगाया गया है और यहाँ जो है लिकर पर जो पाबंदी हटा दी गई है उसके बाद के जो है स्थितियाँ बहुत ही बेकार देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये सरकार को क्यों इस पे पाबंदी लगाना जो है पाबंदी हटाना पड़ा और ये इन्होंने विशेष कोरोना शुल्क क्यों 70% मूल्य वृद्धि किया, इसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेवेन्यू वगैरह जो सरकार को पैसे मिलते हैं टैक्स वगैरह, तो यही कुछ जो है होते हैं फील्ड, उनके माध्यम से जो है इनको सरकार को पैसे मिलते हैं। तो जैसे ये सरकार की प्रायोरिटी होती है पानी, सड़क, बिजली, चिकित्सा और वेतन वगैरह देना, ये सारी चीज़ें जो है इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी और भी होती है। और बीच में ये कोरोना का जो खर्चा आ गया उस कारण से कोरोना से बचाव के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है सरकार को। इस कारण से जो है इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे बाकी बाकी सेक्टर तो बंद हैं जिनसे सरकार को पैसे मिलते हैं। तो इनको जो है ये लिकर पर, शराब पर जो है पाबंदी हटानी पड़ी, जिसके वजह से सरकार को कुछ आमदनी हो सके। तो यहाँ पे आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि लिकर पर, शराब पर कितना जो है टैक्स लिया जाता है राज्यों के द्वारा। तो पहले तो आप जान लीजिए राज्य सरकार द्वारा ये 12.5%, 12.5% जिसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, स्टेट एक्साइज, वो टैक्स लगता है। यदि ये 23.23% की बात करें तो ये टैक्स जो है पेट्रोल का है और ये 43.5% जो है स्टेट जीएसटी है, जो सर्वाधिक शेयर जो है राज्यों का रखता है। ये तीन जो मैंने डेटा बताए ये आरबीआई की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें हाईएस्ट शेयर जो है ये स्टेट जीएसटी का है। मतलब राज्यों की ये खुद की जो टैक्स है, खुद का जो टैक्स है कलेक्शन जो है, उसके बाद ये पेट्रोल का, और ये 12.5% जो है ये पूछा जा सकता है, ये लिकर पर है, मतलब शराब पर ये टैक्स जो है 12.5% है। तो इन्हीं माध्यमों से जो है सरकार को पैसे मिलते हैं। तो ये बाकी पेट्रोल वगैरह तो ये सब जीएसटी वगैरह तो बंद ही है। तो एक ही ये फील्ड बचा था फिर ये लिकर का, शराब का, तो इसलिए इसमें जो है छूट दी गई। इसी कारण से कई भयावह स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, भीड़ वाली। तो ये आपको बस इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। साथ ही यदि पूरे स्टेट के कलेक्शन की बात करें लिकर पर, जो शराब पर जो स्टेट कलेक्शन पूरे स्टेट और यूटी को मिला के जो कलेक्शन हुआ है, तो 1,75,501 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ है, जिसमें यूपी ने सर्वाधिक शेयर जो है इकट्ठा किया है इस फील्ड में। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। इस खेल के 7 तारीखों के टकराव के कारण राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 तक स्थगित किया गया है। तो ये टोक्यो ओलंपिक खेल की तारीख और राष्ट्रमंडल युवा खेल की तारीख जो है आगे पीछे होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, एशियन यूथ गेम्स को 2023 तक। तो ये टोक्यो ओलंपिक आपको पता है पहले होने वाले थे 2021 में, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये चलने वाले थे। और ये जो है राष्ट्रमंडल युवा खेल 1 से 7 अगस्त 2021 तक टोरंटो और ट्रिनिदाद में ये चलने वाले थे। तो इस कारण से ये भी 8 अगस्त तक चलता और ये 1 से 7 अगस्त तक चलता है। इस कारण से इनमें तारीखों का टकराव हुआ। तारीख क्योंकि यहाँ के कुछ प्लेयर इसमें खेलने जाते तो इससे जो है समस्या उत्पन्न होती, इसलिए इसको जो है अब टोक्यो ओलंपिक को
28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक को जो है अब आयोजित किया जाएगा। तो इसकी भी डेट आपको याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक की। ये 2023 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा 2023 में। और ये भी जो है 2023 में, इसकी डेट अभी बताई नहीं गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि इन ऑप्शंस की बात की जाए तो एशियाई खेल, ये जो है एशियन गेम्स 2022 में, ये भी सितंबर में ही 10 सितंबर से 25 सितंबर आई थिंक 2022 में ये आयोजित किया जाएगा। और ये वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की यदि बात किया जाए तो ये 2023 में 13वां जो है वर्ल्ड कप ये होगा। 26 मार्च 2023 को इसका आयोजन होगा। वर्ल्ड गेम्स ये क्या है? वर्ल्ड गेम्स जो है जो भी ओलंपिक में जो ओलंपिक गेम्स में जो भी खेल शामिल नहीं होते वो वर्ल्ड गेम्स में खेले जाते हैं। तो ये वर्ल्ड गेम्स जो है ये खेला जाएगा 2022 में। ये बर्मिंघम शहर, वैसे बर्मिंघम एक यूके में है, बट ये बर्मिंघम यूएसए वाला है जहाँ पे ये खेला जाएगा 2022 में। तो ये आपने ये इन 4 खेलों के बारे में समझ लिया। स्थगन का कारण कई खेल जो है इस कोविड-19 के कारण सब स्थगित हो रहे हैं। तो इनकी डेट्स को आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संदीप कुमारी पर वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया, वे किस खेल से संबंधित है? तो वे संबंधित है डिस्कस थ्रो से, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। तो ये वाडा क्या है? ये डोपिंग में जो है इनको पाया गया है, डोपिंग टेस्ट में। डोपिंग टेस्ट में इनको जो है 4 साल का प्रतिबंध वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने लगाया है। तो पहले तो ये इनको जो है नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने टेस्ट में पास कर दिया था, बट वाडा में इनको जो है डोप टेस्ट पाया गया, जिसके कारण से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो संदीप कुमारी नाम याद रखना है, डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है, डिस्कस थ्रो से संबंधित है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाडा जो है अपने भारत की डोपिंग एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दिल्ली में है। और ये वाडा जो है आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान से किस क्षेत्र को खाली करने को कहा है? तो ये अभी चर्चा में था बहुत ज़्यादा, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को खाली करने के लिए पाकिस्तान से कहा गया है। तो इस क्षेत्र को खाली करने के लिए क्यों कहा गया है? तो इसके विषय में थोड़ा सा इन शॉर्ट, वैसे कहा इतिहास इसके पीछे बहुत सारा है। इसके विषय में समझने जाएंगे तो पूरा हमें जम्मू कश्मीर को समझना होगा, बट यहाँ पे इन शॉर्ट हम सरल शब्दों में चीज़ों को समझते हैं। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये पहली बात तो आप जान लीजिए, जो ये जम्मू कश्मीर का पीओके वाला क्षेत्र है उसमें है। तो ये जो है क्यों इसे खाली करने के लिए भारत को बोलना पड़ा? तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इसको अपना 5वां प्रोविंस जो है घोषित कर दिया। प्रोविंस से ज़्यादा सही बोलना होगा राज्य। तो 5वां राज्य इसको घोषित कर दिया। मतलब मैंने एक सर्कल बनाई है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गिलगिट बाल्टिस्तान का है, जो पीओके कहलाता है। यहाँ से ये जो इधर वाला यहाँ का किनारे का जो मतलब ये पूरब साइड का हिस्सा है, ये भी पीओके का ही हिस्सा है। इसको आज़ाद कश्मीर करके बोला जाता है। और ये गिलगिट गिलगिट बाल्टिस्तान है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिया जो है शिया बहुल इलाका है, इसको गिलगिट बाल्टिस्तान बोल दिया जाता है। और ये जो आज़ाद कश्मीर है ये सुन्नी बहुल इलाका है।
तो इस क्षेत्र को इसने पांचवा राज्य घोषित कर दिया और यहाँ पे चुनाव जो है कराने की बात कही, तो इसका भारत ने विरोध किया कि पहली बात तो ये आपका क्षेत्र नहीं है और दूसरी बात आप यहाँ पे चुनाव नहीं करा सकते। अब इनको जो है चुनाव कराने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, अचानक इन्होंने चुनाव क्यों कराया, तो इसके पीछे जो है आप समझ लीजिए इसको कि ये चाइना ने जो है चाइना को यहाँ से एक गलियारा निकालने को पाकिस्तान ने कहा है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ये यहाँ पे गलियारा सी पैक निकालना चाह रहा है चाइना। यहाँ से सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यहाँ से वो निकालने से पहले चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि ये विवादित जगह को आप पहले सुलझाइए, उसके बाद ही हम यहाँ से ये कॉरिडोर निकालेंगे। तो इसके लिए वो चुनाव करा के ये बताना चाह रहा है कि ये हमारा ही इलाका है, हमारा ही क्षेत्र है। चुनाव कराने के बाद ये सिद्ध हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यदि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल जाएगा तो भारत के लिए और भी समस्या हो जाएगी। तो इतनी बात आप इसमें समझ गए होंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान को इसलिए जो है खाली करने के लिए पाकिस्तान को भारत ने कहा है। इसके अतिरिक्त यदि इन ऑप्शंस की बात करें, आज़ाद कश्मीर मैंने आपको बता दिया, ये भी पीओके का क्षेत्र है, इधर पूर्व वाला इलाका। ये सक्सगाम क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे ये भी जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में ये एक क्षेत्र है जो ये सियाचिन ग्लेशियर के लगभग ये पश्चिम में यहाँ पे सक्सगाम क्षेत्र है जो चाइना को गिफ्ट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये गिफ्टेड एरिया है जो चाइना को गिफ्ट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। यदि इस हिस्से की बात करें हम ऊपर वाले ऊपर पूरब की दिशा में, उत्तर पूरब की दिशा में, तो ये अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन ये चाइना ने अधिकृत किया है इसको, ज़बरदस्ती ही बोल सकते हैं आप इसको। और ये इधर वाला इलाका जो है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो ये बचता है ये इंडियन कंट्रोल्ड जो है जम्मू कश्मीर है। तो ये अक्साई चीन हुआ और ये एक क्षेत्र हुआ सक्सगाम क्षेत्र, और ये पीओके में दो क्षेत्र हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर। और ये जो है अभी इंडियन कंट्रोल में जो जम्मू कश्मीर है वो वाला क्षेत्र है। तो इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी इसमें बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने आपको इसमें सिंपल आपको समझा दिया। लॉस्ट एट होम नामक रिपोर्ट जारी की है, तो किसने की है, यहाँ पे यूनिसेफ ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की है। लॉस्ट एट होम मतलब घर में ही खो जाना, ये किस तरह की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे मतलब ये माइग्रेशन से रिलेटेड ही रिपोर्ट है। तो इसने बताया है यूनिसेफ ने कि इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 46 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, जिसमें अभी चूंकि यूनिसेफ जो है चाइल्ड फंड से रिलेटेड है, चाइल्ड एजुकेशन फंड से रिलेटेड संस्था है, तो ये बच्चों का डेटा ही ज़्यादा इसके लिए मायने रखता है, जिसमें 46 मिलियन लोगों में 19 मिलियन जो है बच्चे हैं जो माइग्रेट हुए हैं। तो इसमें आपको याद रखना है इतनी बातें कि लॉस्ट एट होम में ये डेटा यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 46 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और उनमें 19 मिलियन बच्चे हैं। यूनिसेफ की यदि बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख जो है याद रखना है हेनरी एटा फोरे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन ये चाइल्ड एजुकेशन फंड, इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड इसका फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने हाल ही में आयुष कवच ऐप जारी किया है, तो ये आयुष कवच ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। ये ऑनलाइन जो है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए और किस तरह से
कैसे काढ़ा वगैरह बनाया जाएगा, किस तरह से सारी चीज़ें ऑनलाइन सब चीज़ों की जानकारी देगा ये ऐप। तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। इसमें यदि ये आयुष शब्द के फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये ए फॉर आयुर्वेदा है, वाई फॉर योगा है, यू फॉर यूनानी है, एस फॉर सिद्धस्थ है और एच फॉर होम्योपैथी है। तो इसका भी फुल फॉर्म जो है आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त इन ऑप्शंस की यदि बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। इसको आपको ध्यान रखना। नीति आयोग आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग से संबंधित बातें। और ये नगर विमानन, तो नीति आयोग आप एक जो है प्रश्न बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नीति आयोग की स्थापना और उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष तो राजीव कुमार है, इसकी स्थापना कब हुई है आपको डेट बताना है। नीति आयोग ने एक जो है एक अभियान अभी चालू किया, वो भी चर्चा में था। आप नाना नानी अभियान, इसको आप याद रखिएगा। नीति आयोग ने इस अभियान को वृद्ध जनों की जो है सुरक्षा के लिए इसको चालू किया है। तो नीति आयोग ने इसको चालू किया है और आपको याद रखना है, इसका नाम है नाना नानी अभियान। तो ये वृद्ध जनों की सुरक्षा के लिए। यदि इस ऑप्शन में बात करें, इसमें क्या है, नगर विमानन महानिदेशालय, ये क्या है? ये डायरेक्टरेट है किसका? सिविल एविएशन का, नागरिक विमानन का, सिविल एविएशन। तो इसने एक गरुड़ पोर्टल जारी किया है। गरुड़ पोर्टल, उसका फुल फॉर्म है GARUD। यहाँ पे मतलब ड्रोन के माध्यम से जो है डिसइंफेक्शन, मतलब कहीं भी जो है करना है उसको सैनिटाइज, किसी भी क्षेत्र को। तो इसको जो है ये नगर विमान महानिदेशालय ने गरुड़ पोर्टल जारी किया है, जिसमें कोई भी जो ड्रोन से संबंधित कंपनी है, वो जो है अनुमति लेकर यहाँ पे इस में शामिल हो सकती है। और ये ड्रोन के माध्यम से सभी जगह निगरानी की जाएगी और 450 मीटर से ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा। लगभग वो यूवी ब्लास्टर टॉवर जैसा ही इसका भी मकसद है, लेकिन ये ड्रोन के माध्यम से इसको जो है किया जाएगा। तो यदि ये फुल फॉर्म की बात करें तो ये जी फॉर गवर्नमेंट है, ए फॉर ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ रिलीफ यूजिंग ड्रोन। तो ये ड्रोन के माध्यम से रिलीफ देने का कार्य है। ये आपको याद रखना है कि ये नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा इसको शुरू किया गया है, गरुड़ पोर्टल को। नीति आयोग ने नाना नानी अभियान शुरू किया है और ये आयुष कवच जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है। इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखना है। कोविड-19 पर वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन आयोजित किया गया किसके द्वारा? तो ये है EU, मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। तो ये क्या है? वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन, मतलब इसमें प्रतिज्ञा ली गई है और ये सभी जो यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 40 देशों ने भाग लिया है, 40 देशों ने। ये कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड ही है। तो ये ऑनलाइन ही हुआ है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हुई है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अभी सारे सभी जो बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही संभव है, गैदरिंग तो हो नहीं सकती। तो 40 देशों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें से 27 देश तो इसी के हो गए, यूरोपियन यूनियन के 27 देश इसी के हो गए और बाकी अन्य देश, जिसमें आपको ये भी याद रखना है कि यूएस और रशिया जो है इसमें शामिल नहीं हुए थे, यूरोपियन यूनियन इसमें इस सम्मेलन में, वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सम्मेलन में। तो इसमें किस लिए सम्मेलन हुआ था? तो ये कोरोना वैक्सीन के लिए जो है बनाने के लिए बात इसमें प्रतिज्ञा ली गई है और इसमें
फंड वगैरह इकट्ठा हुआ था। तो फंड कितना इकट्ठा हुआ है, तो $4 बिलियन वैक्सीन बनाने के लिए इसमें फंड इकट्ठा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जापान ने $800 मिलियन दिया है। बाकी फ्रांस, सऊदी अरब, जर्मनी, इन सब ने $500 मिलियन ये फंड जो है कोरोना वैक्सीन के लिए दिया है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से कुछ बातें कर लेते हैं। इसमें यूरोपीय संघ जो है, आपको उन्हें मेंबर बता दिया, इसमें 27 मेंबर हैं। पहले 28 रहा करते थे, ये बहुत चर्चा में था। इसमें जो है ब्रिटेन जो है एग्जिट कर गया है, जिसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो ये ब्रिटेन बाहर हुआ है। तो ये ब्रिटेन बाहर कब हुआ है, मतलब ब्रेग्जिट कब हुआ है, तो 1 फरवरी 2020 को ब्रेग्जिट हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है? तो स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है किम जोंग उन को, तानाशाह को। यहाँ पे इनको पदक मिल रहा है, किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक रूस द्वारा। तो ये जो है स्मारक युद्ध पदक क्यों दिया गया है, वैसे इसके पीछे लंबे विश्व इतिहास की ये बात है, लेकिन आप इन शॉर्ट समझिए कि यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो उत्तर कोरिया में रूस के सैनिकों के शव वहाँ पे थे, जिनको सुरक्षित उत्तर कोरिया के लोगों द्वारा किया गया था। वैसे इनका कोई रोल नहीं है, बट ये उत्तर कोरिया का नाम बस है। एक किम जोंग उन होते तो ये कभी ना ऐसा करते। तो वहाँ पे उस टाइम के तत्कालीन जो भी लोग थे, सरकार थी, तो वहाँ के लोगों द्वारा ये रूस के जो भी सैनिक थे, उनके शवों का जो है हिफाजत और सम्मान उनको जो है सौंपा गया था। इस वजह से इनको ये कॉमोनेटिव वॉर मेडल जो है स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे वो वैसे खुद नहीं गए थे वहाँ अवार्ड लेने, इनके जो है फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, री स्वान ग्वान करके कुछ नाम है ऐसा। तो मेडल लेने के लिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है कि ये जो है इस दिन स्मारक युद्ध पदक क्यों देता है, तो इसके पीछे भी जर्मनी की नाजीवाद, जो नाजीवाद फाशीवाद वगैरह था, तो ये जो है रूस की नाजीवाद पर, मतलब जर्मनी पर जो है जीत की 75वीं वर्षगांठ पर इसने स्मारक युद्ध पदक जो है किम जोंग उनको दिया है। और इसमें विश्व इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। हाल ही में किसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट व प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है, तो ये चीन ने किया है, आपको याद रखना है। तो ये क्या है, लॉन्ग मार्च 5B, ये इसकी सीरीज है। लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है चीन का है। जैसे अपने यहाँ का रॉकेट जो है फेमस है GSLV, PSLV वगैरह, तो वैसे ही ये चीन का लॉन्ग मार्च 5B है, मतलब इसकी और भी सीरीज है। तो ये 5B रॉकेट है। और प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान, मतलब एक मॉडल जो है भेजा है, किसके लिए है, सिमिलर हमारे यहाँ का जो गगनयान है, तो इसी तरह है लगभग, इसी तरह का चीन भी मिशन जो है भेज रहा है अपना, मानव मिशन। तो उसके पहले ये प्रोटोटाइप का मतलब ये हुआ कि प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडल भेजा है, भविष्य में इसी तरह मानव मिशन के रूप में भी भेजेगा। मतलब यहाँ पे जो है ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, और रॉकेट में यहाँ पे रॉकेट इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये चलने वाला भाग होता है, और यहाँ का हिस्सा जो है ये जो पेलोड होता है। तो यहाँ जैसे अभी मॉडल भेजा गया है, बाद में यहाँ पे यदि मानव जाएगा तो उसको मानव मिशन बोलेंगे। और यहीं पे यदि सैटेलाइट भेजा जाता है तो यहीं रखा जाता है इसी हिस्से में सैटेलाइट। तो रॉकेट के द्वारा यदि मानव को भेजा जाएगा यहाँ पे,
तो मानव मिशन वो कहलाएगा। तो ये प्रोटोटाइप अभी भेजा गया है, मतलब पहले इसका परीक्षण हो रहा है। तो लगभग ये गगनयान जैसा ही है। तो आपको याद रखना है कि 2022 तक वैसे मानव मिशन इसका भेजा जाएगा चीन द्वारा। तो इसमें मैंने गगनयान की बात की, तो गगनयान आपको याद रखना है, ये भी जो है हमारा मिशन मानव मिशन है, अद्भुत मिशन आपको याद रखना है। ये 2022 तक हमारा मिशन भी जो है मानव मिशन भेजा जाएगा, और ये 2020 के अंत तक लगभग इसी तरीके से प्रोटोटाइप भेजा जाएगा, और दूसरा 2021 में 2 प्रोटोटाइप भेजे जाएंगे। तो इसी के सिमिलर जो है चीन भी हमारे जैसा ही इसी तरीके से मानव मिशन भेज रहा है। तो गगनयान में 4 जो भी लोग जाएंगे वो डिसाइड हो चुके हैं, एयरफोर्स के वो जवान हैं, और वो ट्रेनिंग भी इस टाइम पे कर रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हैं? तो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में एक गागरिन स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये 4 एयरफोर्स के जवान हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये गगनयान में जो है मानव मिशन में यही चारों जवान जाएंगे। तो ये आपको ये बातें याद रखना है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। ये एक फैक्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मालदीव में फंसे। बाकी मैं इससे रिलेटेड डिटेल में बातें जो है नेक्स्ट वीक के, मतलब 8 से 14 जो मई के करंट अफेयर्स हैं उनमें मैं बात करूंगा डिटेल में। तो ये मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है, और एक और भी मिशन है जो इसे मालदीव से लाने के लिए नौसेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। और एक जो है वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन ने कई देशों से भारतीयों को लाने के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा एयर इंडिया द्वारा, और यहाँ पे 2 जहाज़ों द्वारा जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु के माध्यम से भारतीय लोगों को मालदीव से लाया जाएगा, और जबकि ये वंदे भारत मिशन जो है कई अन्य देशों से भारतीयों को लाया जाएगा। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु में 2 जहाज भेजे जाएंगे। इसमें हम डिटेल अगले अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीक वाले में चर्चा करेंगे। इसमें 2 जहाज भेजे जाएंगे, जलाश्वा और मगर नाम के 2 जहाज भेजे जाएंगे। तो ये इसके विषय में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी मैंने मालदीव से रिलेटेड आपको पिछली वीडियो में ही कई सारे ऑपरेशन के बारे में बता चुका हूँ। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन संजीवनी, और मालदीव को दी गई $150 मिलियन की विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता। इन सब के बारे में मैंने चर्चा पिछले वीडियो में ही किया है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी वीडियो को ठीक से देखिए, और लाइक शेयर करिए, और हमें सपोर्ट करिए इसको सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।